जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं कलम से क्रांति करने के लिए आप सभी के बीच। और आज मैं चाहे एग्जाम सेल का हो या फिर हो पीजीसीएल का, इनके लिए एक शानदार सा सेशन आप सभी के लिए पेश करना चाहता हूं। और आज का हमारा सेशन है स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सबसे अहम यूनिट है। यहां से बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्नों का निपटारा करने वाले हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। बस पूरे डेडिकेशन के साथ, है ना, आप डटे रहिए इस क्लास में, तब तक बने रहिए जब तक ये क्लास खत्म नहीं हो जाती। हर प्रश्न अपने आप में एक लाजवाब तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस आपका साथ, आपका प्यार और आपका स्नेह, आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए क्या है कि ये क्लास भले ही लाइव नहीं है, लेकिन हम लाइव का अनुभव देंगे आपको। अगर आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहा तो हम जरूर एक दिन लाइव आकर के भी खुशियों के साथ, आनंद के साथ पढ़ेंगे। तो इस दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ जुड़े रहिएगा, है ना। एक शानदार सा आज का मोटिवेशन लाइन है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब दोस्तों कोई भी चीज लाइफ में अपने कंट्रोल में होती है ना, तो आपको सोचना हमेशा बड़ा चाहिए, है ना। मान लो तो हार और मान लो तो जीत। हम हार क्यों माने? हम मानेंगे तो, हम ठानेंगे तो जीतने की, है ना। चलिए, क्लास की शुरुआत हो चुकी है। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बिल्कुल प्यार से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिल का इमोजी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, है ना। वीडियो को शेयर भी करना। हर क्वेश्चन अपने आप में नेक्स्ट लेवल का है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको जब आप पीजीसीआईएल में 1 साल के ट्रेनिंग के पीरियड पर रहेंगे, उस समय आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, है ना। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। बिल्कुल उसको बेहतरीन तरीके से पेश करूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट कैन प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक शॉक को रोक सकने वाली एक सुरक्षा का साधन नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या बोल रहा है कि नहीं है ना। बिजली के उपकरणों की अनुरक्षण करना। अगर आप बिजली के उपकरण का अनुरक्षण यानी कि रक्षा करेंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने का कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत। कंपटीशन यहीं से डाउन हो गया इस क्वेश्चन का। कार्य करने से पहले सप्लाई ऑफ कर देना, है ना। कंपटीशन 50% क्या हो गया? 50% डाउन हो गए। दो ही क्वेश्चन अब आपको देखना है कि सुरक्षा उपकरणों, है ना, सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की उपेक्षा करना। मेरे भाई, अगर कोई भी यंत्र है, यंत्र आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, आप यंत्र की सुरक्षा करेंगे। लेकिन सिर्फ आप उपेक्षा करने का मतलब क्या है? यहां पर सोचना। क्या है? सोचना। अगर आप रात के अंधेरे में यानी कि बिस्तर में सो करके अगर आप सोच रहे काश मेरा पीजीसीएल में सर्विस लग जाती, काश मेरा सेल में जॉब मिल जाती मुझे, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसको कही जाती है उपेक्षा करना। इसको क्या कहते हैं हम? उपेक्षा करना। अगर आप उपेक्षा करेंगे, है ना, तो फिर आप सेफ नहीं रह सकते। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगी या फिर कोई एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो यही आपका जो है आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ आपको मिलेगा, इस पैनल का ई नोट्स मिलने वाला है ना। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखना, ठीक है ना, वहां से आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले ही लिंक पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, चाहे मर्जी जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है पूर्ण इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग सामान्यतः केवल वहां पर और कहां तक सीमित है, यानी कि कहां से कहां तक सीमित है? वर्कशॉप और क्षेत्रीय तक केवल ए, यानी कि ये तो नहीं होगा, है ना, ये गलत है। वर्कशॉप और मानकीकरण तक, हाँ बिल्कुल, वर्कशॉप तक और मानकीकरण तक ही पूर्ण स्केल जैसे इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं। क्षेत्रीय यानी कि फील्ड वर्क के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का वह कौन सा मान है जो किसी मानव के शरीर से प्रवाहित होने से श्वसन समस्या हो सकती है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच इफ फॉलोइंग थ्रू ए ह्यूमन बॉडी कैन कैश रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, है ना।
प्रवाहित होने में श्वसन समस्या हो सकती है। मैं आपको इसका पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। आप ध्यान से देखना, मैं 5 कलर आपको दूंगा। कितने कलर? 5 कलर आपको दूंगा। आपके सामने 5 कलर बनाऊंगा और पांचों कलर को मैं विधिवत रूप से समझाने वाला हूं। सबसे पहला कलर ये ग्रीन कलर की है ना। सबसे पहला कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। ये हमारी ग्रीन कलर। इसके बाद है ये कलर, है ना। ये लाइटली ग्रीन है। ये कैसा है? ये लाइटली ग्रीन है। ये 2 कलर हो गए। तीसरा कलर हम रख लेते हैं येलो। ये हो गए हमारे येलो कलर। ये येलो हो गया। इसके बाद इस कलर को हम यहां पर रखते हैं। कलर से मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं ना, आप सोचते होंगे कलर से मैं आज क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो आपको पता चल जाएगा। बस कुछ ही सेकंड दे दीजिए मुझे। ये रही आपकी कंप्लीट। चलिए, सबसे पहली बात, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिली एम्पियर करंट को, और ये इसको हम कहते हैं कोई संवेदन नहीं। यानी कि 1 मिली एम्पियर करंट जो है आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई संवेदन नहीं करेगा। फिर है इसका रेंज है, देखिए 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर को हम क्या कहते हैं? सेफ्टी करंट। इसको हम क्या कहते हैं? सुरक्षित धारा। फिर ये जो येलो कलर दिखाई दे रही है, ये है 50 मिली एम्पियर करंट, 50 मिली एम्पियर करंट। इससे मांसपेशियां जो है ना, ये सिकुड़ने लगती है ना। मांसपेशी क्या होता है? सिकुड़ने लगती है। फिर ये जो कलर, यानी कि ये जो है यहां पर आपका आएगा, सॉरी, ये 20 मिली एम्पियर होगा। यहां पर कितना? 20 मिली एम्पियर, है ना। 50 मिली एम्पियर से क्या होगा? बहुत खतरनाक शॉक लगेगा, यानी कि झटका। यहां पर क्या लगेगा आपको? झटका। 50 मिली एम्पियर क्या लगेगा? झटका। फिर रेड वाली जो सबसे खतरनाक है, ये 100, यानी कि यूं समझिए आप 1 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर। यहां पर क्या होगा? दर्दनाक मौत, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कलर बना करके क्या आपको दिखाना चाह रहा था, है ना। ये हमसे पूछा गया कि मानव के शरीर से प्रवाहित होने वाली श्वसन समस्या हो सकती है ना। तो 1 मिली एम्पियर करंट तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 5 मिली एम्पियर करंट तक तो हम सेफ हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको छूना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम छू के टेस्ट करें, है ना, फिर बोले सर बोले थे, ऐसा नहीं करना। 20 मिली एम्पियर करंट क्या है? मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, यानी कि श्वसन समस्या इसमें होने लगेगी। तो क्या आंसर होगा? 20 से 30 मिली एम्पियर। क्योंकि 50 मिली एम्पियर में तो आपको झटका लग रहा है, तो आंसर क्या होगा? 20 से 30 मिली एम्पियर की तरफ आप जाइएगा, है ना। 100% आंसर करेक्ट है इसका। जो देखिए मतलब कि ये आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपको इसमें भरपूर नंबर मिलेगा, है ना। अब भरपूर कितना मिलेगा? एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है ना, तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सभी विद्युतीय चालक और अर्थिंग के मध्य प्रति मिनट समय के लिए लगाए गए 500 वोल्ट, ध्यान रखिएगा 500 वोल्ट 3 फेज का सप्लाई, है ना, के विभव पर मध्यम वोल्टेज वाले संस्थापनाओं में विद्युत रोधन यानी कि IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? एक बात याद रखना मेरे भाई कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान इतना रखा जाता है कि करंट लीकेज ना होने पाए उस इंसुलेटर से, है ना, करंट का लीकेज ना होने पाए, और वो हमेशा मेगा ओम में रहता है। फिर 100 मेगा ओम का भी ऑप्शन है, लेकिन ये होगा गलत। ये क्या होगा? गलत। 1 मेगा ओम यही आपका होगा राइट आंसर। ये क्या है? यही आपका राइट आंसर है। मिली कभी नहीं होता है ना, माइक्रो कभी नहीं होता है। ये इतने मतलब माइक्रो तो मिली से भी छोटा है। माइक्रो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना आप, है ना, और लाइक वाइक करते जाना यार, बिल्कुल। देखिए मैं इस प्रकार से ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भले ही आपको आ रहे होंगे, लेकिन आप जब इसको दोबारा करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और जब रिवीजन होगा तो क्वेश्चन आपका 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ इसका आंसर यही होगा। कई बार ऐसा होता है कि
एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन तो सही हमें आता है आंसर, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हमें कंफ्यूज हो जाता है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस लाएगा ये सेशन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है तो मच बेटर है, आपको आने लगेंगी, है ना। आपके लिए क्लास बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और इस बार एग्जाम में धुआं करेंगे, है ना, तबाही मचा दीजिएगा एग्जाम में। बस तैयारी खतरनाक करके जाइएगा, है ना। एग्जाम तो अपने कंट्रोल में कर लेंगे आप, क्वेश्चनों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे आप, है ना। कहते हैं ना कि जिसकी एक कहावत है ना हमारे देहात में कि जिसकी बंदरिया उसी के हाथ से नाचती है ना। तो बस एग्जाम को बंदरिया बना दीजिए, है ना। इस प्रकार से तैयारी करिए कि हर क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो, हर क्वेश्चन आपके कंट्रोल में हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फायर बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण, किसके कारण, बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। रेत से नहीं, रेत से आप नहीं बुझा सकते, फोम से नहीं बुझा सकते, पानी से बुझा नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि पानी क्या है, विद्युत का चालक है और झटका लगने लगेगा आपको। तो हेलॉन से, किससे, हेलॉन से। या फिर CTC क्या है मेरे भाई, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये किस रूप में सिलेंडर के अंदर भरी होती है ना। कोई सज्जन मुझे कमेंट करके बता दे कि सर कार्बन टेट्रा क्लोराइड किसी सिलेंडर में किस रूप में भरी होती है। तो ये मेरे भाई तरल के रूप में, किस रूप में, तरल के फॉर्म में ये क्या होती है, ये भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे यूज करने के लिए, तो ये फिर किस फॉर्म में हो जाती है, ये वाष्प के फॉर्म में, यानी कि ये गैस बन जाती है ना, गैस बन जाती है। और फिर ये गैस जो है, ये भी याद रखना, ये जो गैस है ये जहरीली गैस है। ये कैसी गैस है, जहरीली गैस है, इसलिए इसको खुला जो है ना वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। बहुत चीजें बता दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं कि आर्क वेल्डिंग से मानव आंख की सुरक्षा हेतु, है ना, किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, आपको पता है नहीं गाना, तो आंसर क्या होगा, काला काला चश्मा। आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए अब आपको वो दबंग वाला चश्मा नहीं लगा लेना है, काला काला चश्मा, है ना। आपको वही चश्मा लगाना है जो आपको, जहां पर आप सर्विस करेंगे ना, ये सारे उपकरण, सुरक्षा, सेफ्टी गैजेट, है ना, सेफ्टी गैजेट सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। जब ट्रेनिंग आपको देंगे ना उसी टाइम पे सब कुछ बता दिया जाता है वगैरह वगैरह कि कैसे कैसे किसको यूज कहां पर करना होता है ना, सारी चीजें बताई जाती है। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कि प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव, नहीं प्रोफेशनल वाली बात नहीं है यहाँ पर बात है सेफ्टी वाली, है ना। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं, है ना। कौन यूज करेगा, डॉक्टर। फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर का क्वेश्चन यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपके इस सिलेबस में है। सूचनात्मक चिन्ह का आकार निम्नलिखित में से कैसा होगा, इंफॉर्मेशन। फिर मैं आपको एक ग्राफ बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, देखना सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है ना। थोड़ा सा आप मुझे चंद सेकेंड दीजिए, मैं कंप्लीट करके आपको डिटेल में समझाऊंगा, है ना। यहां से आपको एक चीज तो पता चल ही गया होगा कि इसका आकार आपको कैसा दिख रहा है ना। आकार कैसा है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है ना। सारे ही बता देता हूं क्वेश्चन बनाते, साइन बनाते बनाते। इसका आकार वर्गाकार है ना, और बैकग्राउंड कैसा है, ग्रीन है। कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है ना, चलिए कोई ना। ये रही आपकी, ये कंप्लीट हो गई, है ना। इसका आकार कैसा है, तो आकार इसका है वर्ग के आकार का, है ना। बैकग्राउंड कैसा है, तो बैकग्राउंड है, लीजिए बढ़िया बन गया। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो चित्र बने होंगे वो कैसे होते हैं, सफेद रंग के। किस रंग के, सफेद रंग के। लीजिए मैंने बना ही दिया, बन ही गया ना। तो देखिए ये क्या है, इसका बैकग्राउंड, ओहो ये क्या है, इसका पृष्ठभूमि। यह है इसका पृष्ठभूमि कैसा है, हरा रंग,
हरा रंग का क्या है, पृष्ठभूमि है ना। और सफेद रंग का चित्र है, चित्र कैसा है, सफेद रंग का। आकार कैसा है मेरे भाई, तो वर्गाकार। कैसा है, वर्ग के आकार। आंसर किधर जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए की तरफ। ऑप्शन नंबर ए की तरफ है इसका करेक्ट आंसर, वर्गाकार इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मामूली से क्वेश्चन है। विद्युतीय उपकरणों में प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है, जो विद्युतीय भागों के संपर्क में आने से सुरक्षा प्रदान करता है ना। व्हाट इज द कवर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कॉल्ड विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फॉर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, लेवलिंग नो, अर्थिंग नो, कवरिंग नो, गार्डिंग यस। ये क्या है, 100% करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है। गार्डिंग भैया अगर मैं आपसे कहूं कि जो गार्डिंग है ना, ये जो गार्डिंग है ये किस मटेरियल की बनाई जाती है, ये जीआई की। जीआई क्या होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है। जस्तकृत तांबा, ये क्या है, जस्तकृत तांबा। अगर गलती से भी आपसे पूछ दे कि किसी भी गार्डिंग का वेट कितना होना चाहिए, इसका वजन कितना होना चाहिए, तो आप शिद्दत से लिखिएगा 635 केजी से कम नहीं, 635 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ये एकदम स्टैंडर्ड डाटा आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं। कितना, 635 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपकी गार्डिंग होती है ये प्रॉपर तरीके से क्या होती है, अर्थिंग होती है। मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है। गार्डिंग क्या होती है, इसको हम लगाते कहां कहां पर है ना। सबसे पहले देखिए इसको हम लगाएंगे कहां पर, सड़क पार करती हुई ओवरहेड लाइन में। कहां पर, ओवरहेड लाइन में, सड़क पार करती हुई ओवरहेड लाइन में, है ना। और दूसरा कहां पर लगाएंगे, नदी पार करती हुई, नदी पार करती हुई लाइन में, है ना, लाइन में। और तीसरा सड़क पार करती हुई, नदी पार करती हुई, फिर टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन, या फिर टेलीफोन के केबल, यानी कि कोई टेलीफोन का लाइन गया हुआ है, उसके ऊपर से आपको अपना ये वाला लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ले जाना है, तो फिर आप वहां पर भी गार्डिंग लगा देंगे, है ना। और चौथा कहां पर लगा सकते हैं, रेलवे लाइन पार करती, कहां पर, आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन पार करती हुई तार में, है ना, तार में। रेलवे जो लाइन होती है, पटरियां होती हैं, वहां पर अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइन है ना, 33 केवी है, 11 केवी की लाइन जा रही है, तो फिर वहां पर भी गार्डिंग लगाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही कोई लाइव तार टूट गया ना, अगर मान लीजिए कि नदी से पार कर रही है कोई लाइन, है ना, और वो तार गलती से टूट करके नदी में गिर गई, तो फिर पानी में लाइट आ जाएगी, है ना, खतरा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए गार्डिंग लगा दिया जाता है। वो गार्डिंग क्या करता है, प्रॉपर अर्थ किया हुआ होता है। जैसे ही वो लाइव तार उस गार्डिंग से टच होती है, पूरी तरह से वो ग्राउंड हो जाती है, अर्थिंग हो जाती है, और वो ग्राउंड में चली जाती है, जिससे झटका लगने का चांस, अब वो फेज तार क्या बन जाएगा, लाइव तार बन जाए, सॉरी, वो फेज या लाइव तार क्या बन जाएगा, अर्थिंग तार बन जाएगी, है ना। अर्थिंग से हमें कोई झटका नहीं होता है, वो हमारे लिए सेफ होता है ना। ये बात है। लकड़ी, कागज, गन्ने की खोई से लगी आग से निजात पाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ना। किस पदार्थ का प्रयोग किया था, ऑयल का, नमी का, केरोसिन का, मीथेन का। क्या है, लकड़ी, कागज और गन्ने की खोई। आप ये समझिए कि ये है क्या चीज, ये सब ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, पानी का। पानी का प्रयोग केवल श्रेणी ए प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं, इसके अलावा कहीं पर नहीं करते हैं, है ना। दोस्तों मैं देखता हूं कि हर क्लास को हर विद्यार्थी बड़े चाव से, बड़े ईमानदारी के साथ देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम मिलते हैं हमें, है ना। क्या आपको क्लास पसंद नहीं आती है ना। दिक्कत क्या है, आप कमेंट में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है आपको, कि मतलब लाइक क्यों नहीं करते हैं आप, अच्छा नहीं लगता है कि क्या नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है ना। दिक्कत क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। लाइक्स की संख्या तो बढ़नी चाहिए मुझे लगता है ना। इतनी अच्छी, इतना बेहतरीन क्लास दे रहा हूँ।
निम्नलिखित विकल्पों में से क्षतिग्रस्त यानी कि एक्सीडेंट होने के कारण कौन सा होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द रीजन फॉर गेटिंग डैमेज यानी कि एक्सीडेंट। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना, अगर सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, है ना। उपकरणों की जानकारी रखना, आपको पता है कि आप स्क्रू ड्राइवर से आपको पेच कसना है, पेच उससे खोलना है, अगर आप उसे कान खुजलाएंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा, है ना। खतरे के प्रति सजग ना होना, आपको पता है कि भैया वहां पर डेंजरस है या फिर 400 केवी की वहां पर वोल्टेज है, वहां पर डेंजरस का बिल्कुल पोस्टर लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप घुसे जा रहे हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, है ना। यही है, तो आंसर क्या होगा होने का कौन सा कारण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा, खतरे के प्रति सजग ना होना, मतलब कि लापरवाह होना, इसको क्या कहते हैं बेपरवाह होना। किसी निर्माता के लिए BIS का क्या लाभ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है धोखाधड़ी से सुरक्षा, बिल्कुल धोखाधड़ी से सुरक्षा। कहने का मतलब है आप मार्केट में एक स्क्रू ड्राइवर या फिर प्लायर खरीदने के लिए जाते हैं, है ना, तो क्या होता है आपके साथ धोखा हो जाता है। कैसे, BIS मार्क वहां पर लगा होगा, अगर स्टैंडर्ड आपका उपकरण होगा तो वहां पर BIS का लोगो लगा होगा, है ना। अगर लोगो नहीं है तो फिर आपसे धोखा हो सकता है। जोखिम के प्रति सुरक्षा का आश्वासन, है ना। बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि, देखिए आज से 8-10 साल पहले की बात है, मार्केट में एक जींस आया था, है ना, कपड़ा जींस, गड्स का जींस आया था, बहुत बढ़िया कपड़े में क्वालिटी थी, है ना, बहुत नाम कमाया उसने मार्केट में अपना छवि बनाया, अपनी पहचान बनाया, लेकिन आज के टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो टाइम था कि उसने मार्केट में अपना छवि बनाया था, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कंपनी का था, है ना। तो बाजार में उत्पादों की छवि बनाता है अगर वो BIS स्टैंडर्ड मार्क का है। ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, यानी कि फाइनली इसमें से सभी आंसर सही होंगे, इसमें से सभी, है ना। BIS का मतलब यही होता है। फिर है तापमान संबंधी बीमार व्यक्ति के लिए इसमें से कौन सा कार्य करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। अरे भैया मारोगे क्या यार, एक तो पहले ही गर्मी से परेशान है ना। गीला कपड़ा पहनाना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया गीला कपड़ा पहनाओ, है ना, हो सके उसका माथा गर्म हो तो थोड़ा बहुत तो ठंडा होगा। ग्रस्त हुए व्यक्ति को जबरन पेय पदार्थ पिलाना, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी कार्यशाला में कार्य करते समय अधिक से अधिक भार बॉडी के किस अंग में होना चाहिए। आप एक वर्कर हैं, आप एक मतलब वर्कर बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, हो सकता है सीढ़ी में आपको चढ़ना है, हो सकता है कि आपको कुछ उठाना है ना, आपका टूल बॉक्स है उसको उठाना है, वजन है, तो कहाँ पर बॉडी के किस अंग में, किस पार्ट में सबसे ज़्यादा वेट होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए आपके पैरों में। कहाँ पर, पैरों में होना चाहिए, है ना। हाथों में नहीं, कंधों में नहीं, घुटनों में नहीं, पैरों में होना चाहिए, क्योंकि पैरों के बल आप खड़े रहेंगे, पैर सही रहेगा ना, तभी आप उसको वजन को लेकर के खड़े रह पाएंगे, ठीक है ना। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है, सुनिए। अप्रत्यक्ष लागत और प्रत्यक्ष लागत का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सीडेंट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं ना, काम करते समय एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते समय यूँ समझिए कि मौत हो गई किसी की, है ना, मौत हो गई, या फिर मौत नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट आया और जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, है ना, इतना खर्चा आया, उतने खर्चे का बिल बन गया, जितना भी वहाँ पर मेडिसिन का खर्चा आया उतने खर्चे का बिल बन गया, है ना, कंपनी को पता चल गया कि भैया इतना खर्चा आया। और इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं कि भैया मान लीजिए कि किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, है ना, अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो वो पर्सन वहाँ पर जाकर, वो वर्कर, वो टेक्नीशियन जाकर के वहाँ पर क्या करता, ड्यूटी करता, कमाई होती, और वो ड्यूटी पर नहीं गया, उसका खर्चा, और वो जो हॉस्पिटल में गया, अब घर वाले भी परेशान हो गए, है ना, हो सकता है कि आपके भाई बंधु, आपके पिताजी, वो भी कहीं ड्यूटी करते हैं, लेकिन आपको देख करके वो हॉस्पिटल में अपना टाइम बेकार कर रहे हैं, है ना, आपके पीछे, तो वो अगर कहीं काम करने जाते, जहाँ भी जाते, तो वो भी पैसा कमाते, है ना, वो भी लॉस, यानी कि दो तरह से लॉस हो गया। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। उपचार हेतु धनराशि, क्षतिग्रस्त यंत्रों की लागत, घायल के अनुत्पादक समय की लागत, यानी कि यही इसका सही आंसर होगा, है ना, घायलों की
घायलों के अनुत्पादक समय की लागत, यानी कि समय एक ऐसा चीज है मेरे भाई जिसका कोई लागत ही नहीं है। किसी बेहोश हुए व्यक्ति के साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए? खून की जांच करना चाहिए। अरे भैया मतलब ब्लड टेस्टिंग थोड़ी, ये कोई बात थोड़ी, तो चोट की जांच करना चाहिए, कितना चोट लगा हुआ है ये देखते हैं मामला क्या है। धड़कन की गति की जांच करनी चाहिए, है ना, दिल की धड़कन 72 बार धड़क रही है या फिर 70 बार हो गई या फिर 170 बार हो गई, इसको चेक करेंगे। श्वसन की जांच चेक करेंगे। सबसे बेस्ट और सबसे सुपर आंसर यही है ना, 100% करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर धड़कनें चल रही है ना तो आप हॉस्पिटल में ले जाएंगे या फिर प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर धड़कन ही रुक गई है तो फिर क्या आप खून की जांच करेंगे, क्या आप चोट की जांच करेंगे, या फिर क्या आप धड़कन की गति की जांच करेंगे, है ना। तो ये अगर देखिए ऑप्शन नंबर डी ना होता तो ऑप्शन नंबर हम सी की तरफ जाते, सी ना होता तो फिर हम बी की तरफ जाते, है ना, ए की तरफ हम कभी नहीं जाएंगे। निम्नलिखित में से किस तरह के आग का शमन करने के लिए पानी का प्रयोग करने की सलाह कभी नहीं देना चाहिए, है ना, बड़ा डेंजरस सवाल है, कभी नहीं देना चाहिए। श्रेणी ए देना चाहिए, श्रेणी बी, यानी कि श्रेणी ए में क्या आएगा? ठोस पदार्थ, इसमें क्या आएगी? ठोस पदार्थ। बी में द्रव पदार्थ, सी में गैस, है ना, और डी में क्या आएगा? विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय उपकरण, है ना। यहां पर क्या बोला गया है कि किस तरह के समन मतलब पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो डी आपका सही आंसर होगा, डी, है ना, डी सही आंसर होगा, विद्युतीय उपकरण। कई बार होता है कि जब डी ऑप्शन ना होता तो आप सी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जब सी है, सॉरी डी है, तो आप सी की तरफ मत जाइएगा, है ना। कृत्रिम श्वसन की सबसे साधारण और आसान तरीका क्या है ना, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। यहां पर आर्टिफिशियल जो श्वसन है करने का सबसे साधारण विधि है मुंह से कान की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से मुंह की विधि, है ना। अब आपको करना कैसे है ये प्रोसेस थोड़ा सुनिए। अब जैसे किसी इंसान को झटका लगता है, किसी कारीगर को झटका लगता है, तो क्या करना चाहिए कि सबसे पहले देखिए झटका लगता है तो बेहोश हो जाता है आदमी, अगर ज़्यादा झटका लग गया तो, है ना, तभी ये प्रोसेस करना होता है आपको। तो सबसे पहले उसके मुंह से जो भी वो खाया पिया होगा उसको बाहर निकाला जाता है। आजकल तो हर मतलब 90% लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा से ही जी रहे हैं वो, है ना, तो तंबाकू खा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको साफ करना होता है ना, उसको बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जीभ को खींचना चाहिए, 2-4 बार 6 बार बाहर अंदर करना चाहिए, और उसके गले को थोड़ा सा हिलाना डुलाना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना तो बॉडी जो है ना ये क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा जकड़न हो जाता है, इसमें जकड़ जाती है ना, इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी है। फिर कपड़े पे एक पतला सा, मुंह पे एक पतला कपड़ा लगाना चाहिए और फिर उस पर मुंह पर फूंक मारना चाहिए, है ना। कहते हैं 10-15 बार ये फूंक मारना चाहिए, और तब तक फूंक मारना चाहिए जब तक कि सामान्य अवस्था में वो पीड़ित व्यक्ति ना आ जाए। ये सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, है ना, पीजीसीएल में सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। 1 साल तक आप प्रोविजनल ट्रेनिंग में ही रहेंगे, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। निम्नलिखित विकल्पों में से अग्नि अलार्म सिस्टम के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? जनरेटर, मोटर, घंटी। मोटर, पाइप, पंखा। धुआं, तापमान डिटेक्टर, घंटियां, अलार्म पैनल और बैटरी इत्यादि। बैटरी से देखिए अलार्म पैनल चलेगी, अलार्म बजेगी घंटी के रूप में, है ना, और इसमें तापमान डिटेक्टर और धुआं, ये सब इसका क्या है, यही इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर के कटे हुए भागों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार बॉक्स में किस प्रकार की ट्यूब रखी जाती है? बीटाडिन, फेयर लवली। ये लड़कियों का लगाने का सामान है, फेयर लवली का यहाँ कोई काम नहीं है, है ना, फेयर हैंडसम। बोरो प्लस दर्दनाक गोली, है ना, दर्दनाक गोली नहीं, दर्दनाक गोली की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ट्यूब की बात हो रही है। किसकी? ट्यूब की बात हो रही है, तो बीटाडिन, है ना। बीटाडिन क्या है? ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये क्या करता है, अगर छोटे मोटे घाव हो गया है ना, कहीं पे बॉडी छिल जाती है ना, वहां पर इसको हम लगाते हैं। ये क्या करता है?
इन्फेक्शन से रोकता है। ये क्या करता है? इन्फेक्शन होने से रोकता है ना। तो आंसर क्या होगा? ना ही बोरोप्लस होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 20 का जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्लास भी बहुत बड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। बाकी क्वेश्चन रेडी हैं, देखिए 21 नंबर 22 23 ये सारे क्वेश्चन रेडी हैं। ये कल की क्लास में हम देंगे, बिल्कुल लौट के आइएगा कल सुबह 9 बजे फिर से, है ना। इस क्लास में बिल्कुल कलम से क्रांति कर रहे हैं, और जब तक क्रांति तब तक क्रांति करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम, आप एग्जाम में सफल ना हो जाए, आपका एग्जाम ना आ जाए, तब तक ये क्लास हम आपको लगातार देते रहेंगे, है ना। चलिए, ये क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स बिल्कुल कमेंट से भर दीजिए मेरे भाई, है ना। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना। विद्यार्थी बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि बिल्कुल उस कमेंट को पढ़ करके दिल खुश हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को उन विद्यार्थियों तक, अपने सहपाठी, अपने मित्रगण तक शेयर कीजिएगा जो PGCIL, सेल, है ना, ITI इलेक्ट्रीशियन जो CBT वाला मेन एग्जाम होता है DGT का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। सब पे काम आएगा ये क्वेश्चन, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है ना। मजा आया होगा आपको भी देख करके, अगर मजा आया है तो बिल्कुल एक थम्स अप कीजिएगा, है ना। और कल फिर से मुलाकात करते हैं दोस्तों। मान लिया तो हार है और मान लिया तो जीत है।